नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा? आखिर कब सरकार और किसानों में कृषि कानून पर बात बनेगी? 26 नवंबर से यह सवाल लगातार बरकरार है। दरअसल कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को 3 महीने बीत गए हैं और हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों के हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं और उम्मीद है और इंतजार है कि सरकार कानून को वापस ले ले। हालांकि सरकार 1.5 साल के लिए कानून को टालने का प्रस्ताव किसान संगठन को दे चुकी है और उसी ऑफर के साथ अब वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन किसान संगठन कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। कानून के विरोध में कई जगहों से खड़ी फसल को बर्बाद करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन किसान भाइयों से अपील यही है कि वो अपनी पक्की फसल को नुकसान न पहुंचाएं, संयम से काम लें, रास्ता जरूर निकलेगा। अब आंदोलन के बीच में 5 राज्यों के चुनाव के तारीखों का भी ऐलान है, इसलिए सवाल यह है कि क्या चुनावी राज्यों में आंदोलन का असर दिखेगा? सरकार और किसान के बीच में बातचीत का सिलसिला कब आगे बढ़ेगा? बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी बहस में आज मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव का एक बयान आपको सुनवाते हैं। कृषि कानून को लेकर के बाबा रामदेव ने सरकार को सलाह देते हुए कानून को 3 साल तक टालने की सलाह दी है। ये जो पूरा गतिरोध है ये खत्म होना चाहिए। कानूनों में जो संशोधन आवश्यक थे, रिक्वायर्ड थे, जो किसानों ने सुझाव दिए हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें सरकार ने मान भी ली हैं। और बात तो यहाँ अड़ी हुई है कि भाई वापसी पे पूरा ही वापस ले लो। वापसी पड़ी तो भाई जब 2-3 साल तक भी मैं कह रहा हूँ कि ये स्थगित होने का कार्यक्रम हो सकता है। तो बाबा रामदेव को आपने सुना और अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की भी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि किसान संगठन को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, तो दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि सरकार राजहट को छोड़कर किसानों को वार्ता के लिए बुलाए। कल भी बड़ी स्पष्टता के साथ कि 40 सदस्य कमेटी की चर्चा समाप्त नहीं करनी। चर्चा बिना कोई भी आंदोलन कभी समाप्त नहीं। और इसके अंदर तो इतिहास उठा लिया, अन्ना हजारे का भी आंदोलन था, देश भर के अंदर से लोगों ने सहयोग दिया और चर्चा करके ही उसमें नतीजा निकला। और केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि 40 सदस्य कमेटी जो है वो चर्चा दोबारा शुरू करेगी, जिससे हजारों की तादाद में जो अलग अलग जगह लोग बैठे हैं वो अपने खेती बाड़ी की ओर वापस लौट पाए। अपने अड़ियल रवैये पे, अपने जो है राजहट पे कायम है। सरकार को राजहट छोड़ना चाहिए। सरकार को ही इसमें बातचीत के लिए किसान को दोबारा बुलाना चाहिए, तभी हल निकल सकता है। और चलिए अब आपको सोनीपत और नरवाना की कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सोनीपत के महलाना गांव में किसान ने अपनी 4 एकड़ गेहूं और सरसों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया है, तो नरवाना के धरौदी गांव में भी 5 एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें इस आंदोलन और सालुंदर आंदोलन के बीच में आप देखें कि किस तरीके से किसान अब अपनी खड़ी फसल को भी बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं। ये साफ तौर पर आपको दिखा रहा है और दर्शा रहा है कि जो किसानों में आक्रोश है वो किस कदर व्याप्त है। सोनीपत और नरवाना के अंदर जो किसानों ने किया, हालांकि इंडिया न्यूज भी इस बात को बार बार कह रहा है और अपील किसानों से यह है कि इस तरह से खड़ी फसल को वो तबाह न करें। किसान नेताओं की तरफ से भी इस बात की अपील की गई है, लेकिन सवाल यह है कि 3 महीने से चल रहा यह आंदोलन आखिर इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? और उन सब के बीच में अब किसान अपनी फसल को अगर बर्बाद कर रहा है। ये बात भी आपकी सही है। हाँ, जब तक एमएसपी पे ना कानून लागू हो ना खत्म हो लेगी तो मैं बात बाहूं भी कोई ना बाहूं भी कोई ना आगे मतलब हाकिम क्या रूम है। ये बात भी आपकी सही है। हाँ, जब तक एमएसपी पे ना कानून लागू हो ना खत्म हो लेगी तो मैं बात बाहूं भी कोई ना बाहूं भी कोई ना आगे मतलब। और चलिए आज की बड़ी बहस का सवाल, इस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि बातचीत पर सस्पेंस बरकरार है, आखिर और कितना इंतजार करना होगा?
दूसरा सवाल यह है कि कानून के विरोध में फसल को बर्बाद करना क्या सही है, जबकि बार बार किसान नेताओं की तरफ से भी अपील की जा रही है कि किसान भाई अपनी फसल बर्बाद ना करें। तीसरा सवाल यह है कि चुनावी राज्यों में क्या आंदोलन का असर पड़ेगा, क्योंकि आज भी चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। और चौथा सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसान आंदोलन पर राजनीति आखिर कब बंद होगी। तो आज ये 4 सवाल बड़ी बहस के और ये अपने आप में बेहद अहम हैं और आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं नेलो के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश दहिया जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि तस्वीरें कुछ हम लोगों ने दिखाई और अभी भी देखिए वो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं। किसान अपनी खड़ी फसल को बर्बाद कर रहा है। लगातार आप लोगों की तरफ से भी दोबारा ये अपील की गई थी कि किसान ऐसा ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये फसलें बर्बाद किसान कर रहे हैं और समाधान की ओर बढ़ते हुए अभी भी फिलहाल हम लोग दिख नहीं रहे हैं कि कोई कदम बढ़ते हुए दिखे हों। कैसे इसको देख रहे हैं इस किसान आंदोलन को आप 3 महीने के बाद, और क्या उम्मीद अभी कोई बाकी है? आयुष जी, किसान जो है वो इस टाइम अपनी उम्मीद को खो बैठा है। हमारी जो बीजेपी सरकार है उसने, आपने देखा होगा, 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन उनके कान पे जीव नहीं रोकी है। अब जो किसान हैं उनको ये कह दिया गया है कि अपनी फसल जो है अपने हिसाब से पैदा करेंगे, और जो फसल इस टाइम बो चुके हैं उसमें से किसानों में इतना गुस्सा है कि उन्होंने खड़ी फसल में ही अपने ट्रैक्टर चला दिए हैं। तो कुछ हमारे नेता चाहते थे कि अगली जो फसल हो उसमें वो फसल बोए जो हमारे अपने निजी प्रयोग के लिए काम आए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए काम आए, और हम सरकार को वो जो फसल है वो न दें, किसी भी रेट पर न दें। लेकिन हमारे किसानों में इतना गुस्सा है कि आपने देखा होगा हमारे सोनीपत में मैलाना में कैसे फसल खराब कर दिया, वहाँ खराब कर दिया। तो इससे ये जो बीजेपी सरकार है इसको समझ जाना चाहिए कि किसानों का गुस्सा अगर अपने लेवल पे आ गया तो जो सरकार है उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक जो बीजेपी सरकार चाहती है ना कि अफरा तफरी का माहौल हो जाए, वो हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम के अंदर भी किसान एक ऐसी जाति हमारी थी कि जिसने न तो अपने फसलों के रेट बढ़ाए, न अपने दूध के रेट बढ़ाए। बाकी सभी आदमियों ने इस कोरोना टाइम के अंदर हर चीज का फायदा उठाया, चाहे वे हॉस्पिटल से, चाहे वे मेडिकल स्टोर से, चाहे वे और जो खाद्य पदार्थ थे, उन सब ने अपने रेट बढ़ाए थे। लेकिन किसी भी किसान भाई ने अपना कोई भी रेट नहीं बढ़ा था और अपनी जो फसल थी वो उसी दाम पे दी। और जबकि महाराज मनोहर लाल खट्टर लाल जी ने ये कहा कि हमने उनको जो फसल है वो गेहूँ जो है उनको दान में दी जाए, तो हमने वो उनको भी दान देने के लिए पेशकश की थी भी, अगर किसी को भी जरूरत हो तो वो किसान भाई उसको देने के लिए तैयार थे। अब आपने देखा होगा कि 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, हम यहाँ कितने हमारे आज किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है उसके मजे ले रही है। अब ये किसान यहाँ कब दिन में फूट पड़े, कभी यहाँ से उठ के जाएं, अब फसल होगी तो ये उठ के जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो किसान भाई हम बैठ गए हैं वो जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे। अभी आपने जिक्र किया था कि बाबा रामदेव का, उन्होंने 3 साल के लिए इसको होल्ड करने का कहा। मैंने भी आपके चैनल पर कहा था कि अगर मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ये चाहती है कि कानून देश हित में है, किसान हित में है, तो इनको अगले चुनाव तक स्थगित कर दें और अगले चुनाव में मुद्दा ये रख दें कि अगर ये कानून पास करेंगे तो बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाएगी। तो ये भी बस बीजेपी सरकार नहीं चाहती है। तो जो हमारी जो बीजेपी सरकार है ये हठ धर्मी सरकार बनी हुई है। जैसे कि आपने सुना, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि सरकार को राजहट छोड़ देना चाहिए। जो सरकार चुन जाती है वो जनता चुनती है। हम किसान भाइयों ने बीजेपी, लेकिन राजेश जी देखिए, समस्या का समाधान अगर निकलेगा तो दोनों ओर से निकलेगा ना, एक ही इंट से तो होगा नहीं। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आप वापस ले लें और बिना उससे कम पर हमको कुछ मंजूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि इतने समझदार तो राजेश जी आप भी हैं कि ऐसे तो नहीं निकलेगा। फिर वार्ता के कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये तो आपने कह दिया, ये तो आपका मैसेज है कि आपको वापस लेना होगा। लेकिन सरकार अगर कहती है कि हम 1.5 साल के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं, आइए बैठिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो 1.5 साल तो कम से कम कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना, ये कानून लागू होने वाले हैं। फिर जो आपको करवाना है वो आप सरकार से करवा लीजिए। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर चुनाव फिर भी सर के ऊपर है, किसान जवाब भी दे सकता है। लेकिन ये डेडलॉक वाली सिचुएशन क्यों हो रही है, ये सवाल मेरा दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है, चूंकि मैंने शुरुआत आपसे की इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1.5 साल तो मिनिमम सरकार कह ही रही है ना, थोड़ा और दबाव डालेंगे तो 2 साल भी हो सकता है वो होल्ड कर दें। क्यों नहीं राजी हो रहे हैं इस पर? कर लो। मैंने आपसे पहले भी चैनल पर कहा था कि सरकार कोई अगर इतना अच्छा कानून लगता है तो अपना अगला जो चुनाव होगा उसका एजेंडा बना लें। उसका जो एजेंडा चुनाव का वो यही हो जाएगा भी हम ये कृषि कानून लागू करेंगे। अगर किसान चाहेंगे तो वोट दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। ये 1.5 साल 2 साल का डेडलॉक का क्या फर्क पड़ता है? दो ही चीजें हैं। किसान तो बहुत लिबरल है, जब भी सरकार ने बुलाया वार्ता के लिए गया और जो वो चाहा उसकी बात मानी।
लेकिन ये जो हमारे पे कानून थोपने की बात कह रहे हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था, जब हमें पानी की प्यास नहीं लगी हुई है और हमारे मुंह में बोतल पानी की घुसड़ी जाएगी तो वो आदमी कैसे पानी पी लेगा? तो आयुष जी, नहीं मैं तो आपसे दहिया कह जी, रहा मैं हूं यही कि समझना चाह रहा हूं ना, रामदेव फिर जी वार्ता का- क्या चाहते हैं सरकार से आप? फिर तो वार्ता का कोई औचित्य ही नहीं ना, क्योंकि आप अगर इस बात पर अडिग हैं कि कानून वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी से कम पर आपको कुछ भी मंजूर नहीं, तो वार्ता पे आप क्या बात करना चाहते हैं? ये तो बात आप कह ही रहे हैं, लेकिन अगर वार्ता में जा रहे हैं तो फिर जो प्रस्ताव दिया गया उस पर विचार करना होगा ना दहिया जी। देखो सर आयुष जी, एमएसपी का कानून तो बहुत जरूरी है। कि जो हमारी फसल जो है, मान लो हमारी 100 रुपए पर तैयार होती है और हमें उसके बाजार में 90 रुपए 80 रुपए मिलते हैं, तो उसका फसल का तैयार करने का फायदा क्या है? फिर तो किसान अपनी फसल को पैदा नहीं करेंगे। हम क्यों किसी, आपने देखा डीजल इस टाइम 82 के ऊपर चल पड़ा है, हमारे हरियाणा सोनीपत में 82 से क्रॉस कर देने वाला हो गया है, तो कैसे हमारा काम चलेगा? हम फसल वो करेंगे क्या? जब हमें एमएसपी तो बहुत नेसेसिटी है, वो तो उसके बगैर तो जरूरत ही नहीं कोई। वो तो एक किस्म से ये समझो कि जैसे अपनी कंपनियां थोपती हैं, गाड़ी वाले हैं, कोर खाद्य नहीं पदार्थ हैं, दहिया जी, देखिए हमारे भी एमएसपी को लेकर के MSP जरूरी इंश्योरिटी है। तो पहले भी आप लोगों को नहीं थी ना, लेकिन आप लोगों ने ये कहा कि चूंकि ये नए कानून जो आ रहे हैं उससे मंडियां खत्म होंगी, आप लोगों को एमएसपी की समस्या हो जाएगी। अगर 1.5 हो साल जाएगी के लिए सर। होल्ड कर रहे हैं तो 1.5 साल तो जो पुरानी व्यवस्था थी, कम से कम ये हम मान के चलते हैं देखो वैसे ही सर, चलेगा ऐसा है, जैसे चल रहा किसान था। जो है, आपने उस देखा बीच है में कि आप किसान सरकार से तो कहिए लेकर कि है। आपके लिए लेकर के आए, लेकिन कम से कम नहीं, ये किसान- इस समय जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि किसान भी तो परेशान है ना, आयुष जी, कोई आप रास्ता निकालने के लिए गौर बढ़े कीजिए तो आगे। सिर्फ- डेडलॉक वाली देखो, सिचुएशन तो रामदेव आप लोगों की बीजेपी तरफ से भी कि आपने समर्थक कह है। दिया नहीं, इससे कम पर हम मंजूर नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, कैसे समाधान आयुष की ओर जी, बढ़ेंगे? अब जो बाबा रामदेव जी है, वो तो बीजेपी का समर्थक है। उसने भी कहा कि 3 साल के लिए कानून को होल्ड कर दो, अगले चुनाव तक छोड़ दो इसको। अगले चुनाव के बाद जनता चाहेगी तो चुन लेगी। अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो कानून पास कर देना, हम काम करते हैं, हम तो कुछ कर ही सकते फिर उसके बाद हमें तो ये कहते हैं कि जब तक जनता की आवाज जो है वो ये है कि कानून नहीं होने चाहिए। जितने भी हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, या अब तो और भी जुड़ गए हैं, पूरा हिंदुस्तान का जो जन ठीक है। जागरण अभियान चल पड़ा प्रवीण है, अत्रे जी, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, क्या चुनाव पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं? मेरा ये सवाल है आपसे, और साथ ही साथ दहिया जी की बात का भी जवाब देते चलिए, क्योंकि डेडलॉक वाली सिचुएशन तो अभी भी है, वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। देखिए ऐसा है आयुष, मैं सभी बातों का जवाब दूंगा। हालांकि मैं शुरू से जब भी चर्चा कर रहा हूं, मैं हमेशा एक बात दोहराता हूं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, विशुद्ध रूप से किसान के नाम पे राजनीतिक आंदोलन है। कुछ विपक्षी दल किसान के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी दहिया जी को भी सुना, दहिया जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि देखिए दीपेंद्र हुड्डा साहब ने भी कहा, मतलब उनको दीपेंद्र हुड्डा साहब का वो बयान बड़ा पसंद आया, जिसमें हुड्डा साहब ने ये कहा कि सरकार जो है वो राजहट छोड़ दे। मैंने जो कहा था कि राजनीतिक आंदोलन है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि दहिया साहब को दीपेंद्र हुड्डा का बयान पसंद आया, और वो उसका कारण है क्योंकि राजनीतिक आस्थाएं हैं। अब मैं जवाब देता हूं जो हुड्डा साहब ने भी कहा था और दहिया साहब ये भी जो कह रहे थे। देखिए दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि सरकार राजहट कर रही है। आयुष, जो सरकार लगातार 11 दौर की वार्ता करती है, 45 घंटे की वार्ता किसान संगठन के नेताओं के साथ करती है, उनकी समस्याओं के समाधान का वायदा करती है, और आखिरी दौर की वार्ता में ये प्रस्ताव दे देती है कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, और वो आपस में एक मत होकर जो भी संशोधन चाहे वो कर सकते हैं। जब ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से दे दिया जाता है, लगातार वार्ता की जाती है, उसके बावजूद अगर विपक्षी दल के नेता ये कहें कि सरकार राजहट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस स्तर पे हो रही है। अभी दहिया जी ने एक बात कही थी कि 3 साल के लिए स्थगित कर दो, अगर किसान वोट दे देगा, सरकार दोबारा बना देगा तो लागू कर देना। दहिया जी को एक्चुअली नहीं चाहते कि प्रदेश और देश के किसान के बारे में यहाँ चर्चा खुल के हो। दहिया जी जानते नहीं कि जिन कृषि सुधारों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, इन कृषि सुधारों का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में किया था और कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में किया था, लेकिन देश के किसान ने भारतीय जनता पार्टी की बात पे विश्वास करके 69% वोट देके मोदी जी को 303 सीटें दी थी, क्योंकि देश का किसान चाहता था कि ये कृषि सुधार हो, तभी उन्होंने इतना वोट दिया। और जब किसान चाहता था ये सुधार हो और देश की सरकार अपने घोषणा पत्र में किए हुए वायदे को जब पूरा कर रही है, तो विरोध वो राजनीतिक दल करता है जो राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में भी यही वायदा करता है, जिसका विश्वास किसान नहीं करते क्योंकि वो अपना विश्वास खो चुके थे। ये है लबो-लुबाब वोट वाली बात का। अब बात आ जाती है कि साहब एमएसपी पे कानून जरूरी है। दहिया जी, आप वकील हैं, आप भी जानते हैं खाद्य सुरक्षा बिल के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार किसान का खाद्यान्न
एमएसपी पे खरीदेगी, वो लिखित गारंटी नहीं तो क्या है, वो तो कानून में मेंशन है। आप जो लगातार किसान संगठन के नेता जो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो किसान भाइयों को सच नहीं बताते, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब आयुष देखिए हो क्या रहा है, जिस बात पे ये आंदोलन शुरू किया गया था कि जमीन चली जाएगी, एमएसपी चली जाएगी, देखिए जहां तक जमीन चली जाने वाली बात है, जून में जब ऑर्डिनेंस आते हैं उसके बाद क्या किसी किसान भाई की जमीन गई? ये किसान भाइयों ने देख लिया, उनको पता लग गया। दूसरी बात जहां एमएसपी की है, अरे भाई धान की खरीद एमएसपी पे हुई है, अब गेहूं की खरीद एमएसपी पे होगी। हरियाणा सरकार घोषणा कर चुकी है कि अप्रैल से जो है एमएसपी पे खरीद शुरू हो जाएगी। और तो और हरियाणा सरकार देश में पहली बार जो भी एमएसपी पे खरीद रही है, जो आज से पहले खरीदा ही नहीं किसी ने। और बाजरा, सरसों, मक्का, ये सब इसके विषय में हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार वो सरकार है जो इन मोटे अनाजों को भी एमएसपी पे खरीदती है, जबकि पड़ोसी राज्य है, चाहे राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, वहां पे ये मोटे अनाज एमएसपी पे नहीं खरीदे जाते। और मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूं कि लगातार जिस तरह के बयान किसान संगठन के नेता दे रहे हैं, जो आपने प्रोमो में दिखाया कि किसान फसल अपनी बर्बाद कर रहा है, सब नेता बयान दे देता है कि किसान अपनी फसल जला दे, नेता बयान दे देता है कि किसान टावर तोड़ देंगे, नेता बयान दे देता है कि किसान दिल्ली जोत देंगे, नेता बयान दे देता है कि अक्टूबर तक बैठे रहेंगे। अरे साहब अत्रे जी, लेकिन हल क्या है इसका? क्योंकि आपने कहा कि ये आंदोलन राजनीतिक है, लेकिन आप ये भी मानते हैं साथ में कि उस राजनीतिक आंदोलन में किसान भी है, तो हल कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपने तो मान लिया कि ये राजनीतिक है, और जब राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो गए आपकी तरफ और राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रही, तो वो तो आपकी बात मानेंगे नहीं, तो फिर क्या हम ये मान के चले ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसान भाइयों को देखिए, किसान भाइयों को बरगलाया गया, झूठ बोला गया। पहला भ्रम कब टूटा? 26 जनवरी पे। 26 जनवरी पे जब देश को शर्मसार करने की घटना घटी, किसान भाइयों को समझ में आया कि किस तरह से उनको बरगला के भ्रम में डाल के ये नेता अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पहला भ्रम कब टूटा? दूसरा भ्रम कब टूटा? जब ये बात कही गई कि भाई हम टावर, मुझे एक बात बताइए, टावर तोड़ने से किसानों का भला कैसे होगा? मैं ये समझना चाहता हूँ। किसान भाई अगर अपनी फसल बर्बाद कर देंगे तो उनका भला इससे कैसे होगा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अरे भैया साहब तो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, इनके पास तो कमाई का जरिया वकालत है। ये तो गुस्सा है ना प्रवीण अत्रे जी, ये भला क्या है? ये तो आदमी का विरोध करने का तरीका है, वो विरोध कर रहा है, वो अपनी फसल को बर्बाद कर रहा है, कह रहा मैं वैसे ही बर्बाद हो जाऊंगा, फसल बर्बाद कर देता हूँ अपनी। वही मैं कहना चाह रहा हूँ आयुष, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसान जब समझ रहा है कि एमएसपी पे मेरी फसल लगातार खरीदी जा रही है। अभी भैया जी ने एक जिक्र किया था हरियाणा सरकार का, मैं इनको थोड़ा समझा भी देता हूं। हरियाणा प्रदेश एकमात्र प्रदेश है भैया जी देश में जो दुग्ध का व्यापार करने वाले किसान है, पशुपालक किसान है, उनको 1 रुपया प्रति लीटर हरियाणा सरकार अनुदान देती है। देश का एकमात्र प्रदेश है, ये मनोहर लाल जी हैं जो देते हैं। दूसरी बात, हरियाणा सुनिए भैया जी, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जो 16 सब्जियों पे भावांतर भरपाई योजना लेके आया है। 40,000 किसान उसका लाभ उठा रहे हैं। 3 फल ऐसे हैं जिस जो भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत आते हैं। हल्दी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत आती है। तो जिस प्रदेश के अंदर सरकार मनोहर लाल जी लगातार किसानों के हित में योजनाएं ला रहे हैं, आयुष मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, क्या उस प्रदेश के किसान का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? मेरा दूसरा सवाल, देखिए जो प्रदेश, जो सरकार, अगर किसान की फसल बर्बाद हो गई तो उसको 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में तो कोई 3,000 देती थी, कोई 8,000 देती थी। यहां सरकार 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देती है, 5400 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में वितरित कर देती है। क्या उस प्रदेश के किसान, जिस प्रदेश के किसान, ठीक है, लेकिन प्रवीण जी ये बात तो समझानी पड़ेगी ना, भले ही वो राजनीतिक जो आप कह रहे हैं कि जो राजनीति हो रही है उसको तोड़िए, या वो जो किसान जो उस राजनीतिक आंदोलन में है, आपको मैसेज तो कन्वे करना पड़ेगा। बजरंग दास गर्ग जी, क्यों लग रहा है सरकार हठधर्मिता कर रही है? सरकार तो कह रही हो तो 11 दौर की वार्ता भी कर चुकी है और इतनी बातें बता रहे हैं यहाँ पर प्रवीण अत्रे जी बैठ करके, और 1.5 साल के लिए होल्ड करने का भी प्रस्ताव वो दे चुकी है। बैठिए, कमेटी बनाइए, आपके लोग उसी कमेटी के अंदर शामिल हो जाएं जो आज इस वार्ता में जाते हैं, जो चाहते हैं उस पर हम लोग बैठ के हल निकाल लेते हैं, कम से कम फौरी तौर पर तो समाधान निकले ना इसका। बजरंग दास गर्ग जी। आयुष जी, 11 बार दौर वार्ता का हो चुका है, मगर सरकार ने अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया। सरकार की नीयत साफ होती तो समस्या का समाधान हो जाता। जब किसान देश का नहीं चाहता, प्रदेश का किसान, आड़ती मजदूर नहीं चाहता, तो इन्होंने 3 किस्ती काले कानून क्यों लेकर आई? अगर जब आज ये वार्ता की बात करते हैं, जब 5 अप्रैल 2020 को ये अध्यादेश लेकर आए, उससे पहले
सरकार ने किसान संगठनों से, कोई आड़ती संगठन से बातचीत की? कोई बातचीत नहीं की। मैं बताना चाहता हूं, सरकार की नीयत ठीक हो तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है, मगर सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रही है। अभी तक 3 काले कृषि कानून लागू नहीं हुए देश में। सरकार कह रही है 1.5 साल का लिए हम इसको स्थगित कर देते हैं, 1.5 साल बाद इसको लागू करेंगे। भाई आप 1.5 साल बाद लागू करोगे, इससे पहले बड़ी बड़ी कंपनियों ने, अंबानी अडवाणियों ने 1 साल पहले ही अपने वेयर हाउस कैसे बना लिए। उनको सब पता था कि ये 3 कृषि कानून जो लेकर आई है सरकार, वो किसान संगठनों से बातचीत करने के बजाय तो बजरंग दास जी जिसको वेयर हाउस बनाने थे उसने तो बना दिए ना, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम 1.5 साल के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हैं। मतलब 1.5 साल तो आप मान के चलिए ना कि ये कानून नहीं होने वाले हैं। जो कमेटी बना रहे हैं उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि आपके प्रतिनिधि जो आज बातचीत कर रहे हैं वो उस समय भी बैठे रहे और वो बातचीत करें आकर के। इसका समझौता हल तो बातचीत से निकलेगा ना बजरंग दास गर्ग जी, ये तो आप भी मानते ना, आप भी तो कह रहे हैं ना, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा सब इस बात को कह रहे हैं कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए। अब बातचीत में क्या होगा? बातचीत का मतलब तो यही है ना कि वो अपनी बात बताएंगे या अपनी बात बताएंगे, लेकिन दोनों ही पक्ष कहें कि नहीं हम वापस नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि नहीं आप वापस ले लें, तो फिर बातचीत का कोई मायने नहीं है ना। गर्ग साहब, बातचीत का मतलब यह होता है कि एक प्रस्ताव और उस पर दूसरे पक्ष की सहमति, एक प्रस्ताव और दूसरे पक्ष की सहमति, बातचीत का मतलब यही होता है। वरना तो फिर यह है कि आपको जो कहना है आप कहते रहिए, सामने वाले का मन है, माने ना माने। बातचीत का क्या मतलब होता है? गर्ग साहब, अगर 1.5 साल के लिए होल्ड करने की बात है और एक कमेटी बना करके वो किसान संगठन जो आज बातचीत कर रहे हैं या इनके नेता जो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उस कमेटी में शामिल हो जाएं, वो बताएं उनको क्या चाहिए है, वो संशोधन हो जाए, ये मसला समाप्त हो सकता है। लेकिन क्यों अड़े हुए हैं? आयु जी, मैं यही बताना चाहता। आयु जी, जब सरकार 1.5 साल के लिए इसको होल्ड कर सही है, कह रही है 1.5 साल के लिए हम होल्ड करने के तैयार है और आगे बातचीत करने के लिए तैयार है। आज जैसे बाबा रामदेव जी ने 3 साल की बात कह दी, भी 3 साल तक इसे होल्ड करना चाहिए। वो तो एक किस्म का बाबा रामदेव जी सरकार का प्रवक्ता मानता हूं उसको मैं, बीजेपी का एक पक्का एजेंट है, और वो जब बोल रहा है कहीं न कहीं सरकार की बोली बोल रहा है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब सरकार 1.5 साल के लिए होल्ड कर सकती है तो इसको चुनाव तक के लिए स्थगित क्यों नहीं कर देती? चुनाव में पता लग जाएगा क्या स्थिति चुनाव में रहती है। जहां किसान की बात है वो तो तब भी पता चल जाएगा ना बजरंग दास गर्ग जी। अगर 1.5 साल होल्ड भी करेंगे, कमेटी भी बनेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि कमेटी जो कहेगी उस पर ये लोग मानेंगे नहीं। कमेटी जो बात करके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी हम लोग वहीं जाएंगे, या फिर वैसा ही देश के अंदर होगा। नहीं मानेंगे तो चुनाव तो इस देश के अंदर होने ही है ना 5 साल के बाद। लेकिन कम से कम इस समय जो किसान परेशान हो रहा है उसकी समस्या का समाधान तो हो जाए। जबरदस्ती तो कोई इस देश के अंदर कुछ नहीं कर सकता। जैसे आज ये जबरदस्ती नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं इनको कानून आपके ऊपर लागू ही करना है, आप लोगों ने रोक दिया ना, अब वो 1.5 साल के लिए होल्ड करने के लिए तैयार है। कम से कम बातचीत का एक माहौल तो बनने दीजिए। ऐसे कैसे होगा कि नहीं आपको वापस करना होगा, आप वापस करिए, हम इससे कम पे कुछ नहीं, फिर तो बातचीत का कोई मकसद ही नहीं है। बजरंग दास गर्ग जी, फिर बातचीत का कोई मकसद नहीं, फिर तो आपने कह दिया कि नहीं है वापस करना है आपको, फिर तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आप इंतजार करिए कि सरकार वापस कब लेती है, और अगर सरकार को वापस लेना होता तो अब तक ले लेती, नहीं तो इंतजार करिए अगले उसका चुनावों का। ऐसे नहीं होता है ना बजरंग दास गर्ग जी। एक तरफ तो आप ये भी कहते हैं कि सरकार बातचीत के लिए बुलाए, दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि इनकी मंशा सही नहीं है, तीसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि जनता चुनावों में जवाब दे देगी। तो भाई इंतजार करिए ना उसका, जनता कहीं नहीं जा रही है, जिसका नुकसान होगा वो सरकार के पक्ष में कभी वोट नहीं करेगा। लेकिन इंतजार नहीं हो रहा ना, सवाल इसी बात का है। अभी तो चुनावों में बहुत टाइम है, तो इंतजार करिए ना फिर उस बात का। रजत पंजेटा जी, माहौल बनेगा कैसे बातचीत का? रजत पंजेटा जी, और सरकार जो प्रस्ताव दे रही है क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए किसानों को, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों? जवाब तो आयुष जी देते नहीं। आयुष जी आपने सवाल कर लिया, आपने आयुष जी जवाब दे दिया। एक बार सवाल की जवाब दिया, बजरंग दास सवाल कर लिया, आपने जवाब दे दिया। कमाल होगी भाई साहब आयुष जी। चलिए पंजेटा जी, मैं बजरंग दास गर्ग जी का जवाब ले लेता हूं। बजरंग दास गर्ग जी, नहीं आपने पूछा भी 1.5 साल का समय दे रहे हैं, हम कह रहे बातचीत का दौर जारी रहना चाहिए, मगर सरकार मिट्टी गोली देकर
किसानों अरे का गर्ग आंदोलन साहब, यही तो मैं समाप्त पूछ करना रहा हूँ चाहती ना, है। आप इतनी देर से और मुझे यही 1.5 नहीं साल के बता बाद पा रहे हैं। कोई गर्ग साहब, मेरा इससे सवाल बात बहुत करने ध्यान से वाला सुनिए, मैं नहीं। क्या पूछ रहा हूँ। मैं गर्ग साहब क्या कह रहा हूँ, बातचीत क्या होनी चाहिए, बातचीत क्या होनी चाहिए। अगर आपने ये कहा, गर्ग साहब सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, कि मैं समय दे रहा हूं ना फिर आपको, आप मेरा सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। बोलते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि किसान ये कह रहा है कि आप ये कानून वापस लीजिए, मुझे एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहिए, ये नहीं देंगे, मुझे इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। तो बातचीत क्या होनी है फिर? बातचीत का मतलब होता है कि एक प्रस्ताव और उस पर दूसरे पक्ष की सहमति। करना चाहता हूं गर्ग साहब, तो ये तो गारंटी ले रहे हैं 1.5 साल का जो हम सत्कृत करने जा रहे हैं, आप उस पे एग्री होकर टेबल पे बैठे, उनकी कंडीशन सुनिए आप। जब 1.5 साल की कंडीशन मानकर बैठेंगे तो इसका मतलब ये है 1.5 साल के बाद ये 3 कृषि कानून लागू होंगे, तो उसके बाद इनसे कौन बात करेगा। इसका मतलब कृषि कानून लागू हो चुके, उसकी डेट 1.5 साल के बाद रखी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, जबकि एमएसपी की सरकार बात करती है, कौन सी फसल ये एमएसपी पूरी खरीदते हैं, कहते हैं भी हम बाजरा खरीद रहे हैं, कहते हैं हम फलानी फसल की, ना तो सरसों की को एमएसपी मिल रही, ना बाजरा की मिल रही। ये एमएसपी गर्ग फसल साहब नहीं देखिए, खरीद रहे। पहली चीज तो ये है कि जबरदस्ती तो कोई भी चीज किसी पर कोई लागू नहीं कर सकता है, और दूसरी बात फिर वहीं गर्ग साहब आके खत्म होगी कि अगर ये 1.5 साल के बाद भी अपनी मनमानी करते हैं तो देश के अंदर किसान वही है, उसको वोट भी डालना है, और सभी पार्टियां जानती हैं कि अगर नाराजगी है तो उनकी सत्ता जाएगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम कमेटी अगर बनाने का प्रस्ताव सरकार दे रही है, उसमें इनके नेताओं को शामिल कर रही है, 1.5 साल के लिए होल्ड कर रही है, तो एक उम्मीद तो कम से कम जगाइए कि हाँ, बातचीत के जरिए या उस कमेटी के माध्यम से कोई समाधान निकल आए। लेकिन अगर आप ये बना के बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं भाई, उस कमेटी में कोई समाधान तो निकलना ही नहीं है, सरकार 1.5 साल के बाद इसको लागू ही कर देगी, तो वो 1-1.5 साल के बीच में जो कमेटी बैठेगी या उस कमेटी में जो इनके नेता होंगे वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? क्या वो लागू हो जाने देंगे एज इट इज? नहीं होगा। गर्ग साहब, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचा करिए, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जीना बंद करिए कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हुए पॉजिटिव थिंक थोड़ा सा रखिए ना, थोड़ा सा माइंडसेट को पॉजिटिव करिए। गर्ग साहब, अब मैंने आपको पूरा मौका दे दिया। पंजेटा जी, पंजेटा जी, कैसे बनेगा बातचीत का माहौल? देखिए आयुष जी, पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, जिसमें भी भाई में थोड़ी उत्सुकता हो कि मैं जवाब दे दूं, उनको टाइम दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे बीच में ना कृपया करके बोले। तो अब मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, जिसको ये बार बार घुमा फिरा देते हैं, एमएसपी पे ये मुद्दे पे बात नहीं करते। मैं इनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जरूर ये जो कृषि कानून है, ये कृषि सुधार नहीं मैं कहूंगा इनको, ये जो कृषि कानून है, जरूर ये कांग्रेस लाना चाहती थी। तब देश के जो आज के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एमएसपी की गारंटी के लिए तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखकर बाकायदा ये मांग उठाई थी कि आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। जब तक आप एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान का उद्धार नहीं हो सकता। दूसरा, मैं आपके भाजपा के प्रवक्ता की जानकारी में लाना चाहूंगा, शायद उनको मालूम नहीं, जाके पता करें, देखें सोशल मीडिया पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो देख रहा था मैं। कोई सही नहीं होती भाई, आप मेरा नाम लेके बात कर रहे हो तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। सोशल मीडिया से ज्ञान मत लिया करो, ज्ञान लेने की और जगह बहुत है। हो गया जी आपका, या हाँ नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, आपने मेरा नाम लेके बात की, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मेरे को परमिशन, आप अपनी बात कह सकते थे। सोशल मीडिया से ज्ञान मत लो, सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञानी लोग हैं। मैं आपसे पूछ के बोलूंगा, क्या मेरे को बोलने का हक है? आप मेरा नाम लेके अगर कोट करके बात करो। चलिए अत्र साहब सुन लीजिए, डिसाइड कीजिए। नहीं अत्र साहब सुन लीजिए, पंजेटा जी कंप्लीट करें, ठीक है। ये देखिए, आपसे आरोप प्रत्यारोप में आप लोग समय पूरा व्यर्थ करते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं अपनी रख पाता है, इसलिए एक करके बोले, मैं सबको टोकता हूं। रजत पंजेटा जी कंप्लीट करें, प्रवीण जी सुन ले थोड़ा। आयुष जी, मेरे पास हजारों लोगों के आ चुके हैं, लोग चैनल बदल देते हैं ये बीच में, जिस तरीके से डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं। कृपया इनको ये समझाइए कि कम से कम आप मेरा नाम लेके बात मत कीजिए, अगर मेरा नाम लोगे कोट करोगे तो मैं जवाब दूंगा।
अरे अरे जो आपने बातें बोली है उनका जवाब तो दे सकते हैं उनका क्या? वो भी जवाब नहीं दे दो ना, उनको सकते। कौन रोक रहा है उनको जवाब देने से भाई? आपको हाँ तो सुन लीजिए अगर आप। कोर्ट केस के बात करोगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा मजबूरी। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, ये बात भी आप अपने ठीक है। टर्न में बोल सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाइए पंजेटा जी। देखिए समय भी इससे व्यर्थ हो रहा है। पंजेटा जी आयुष बात जी, रखें अपनी। ये समय व्यर्थ कर रहे हैं। ये बात भी अपनी टर्न में बोले। आपको जो भी बोलना है अपनी टर्न में बोलिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ आप अपनी टर्न में उसको कोट कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये सोशल मीडिया की बात नहीं है, इन्होंने सोशल मीडिया वर्ड उठा लिया, ये वीडियो है, ये भी देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही, ये कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। अटल बिहारी ऐसी आंदोलन में किसान बैठे थे और तब अटल बिहारी वाजपेयी जी, महाराष्ट्र का है वो, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं ऐसे आना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे, किसानों की मांग नहीं सुनेंगे तो मुझे मजबूरन किसानों के पक्ष में आना पड़ेगा। तो ये किसान अगर अपनी मांग आज उठा रहे हैं तो तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किसानों की मदद की थी। राजनीतिक दल अगर आप किसानों की बात नहीं सुनेंगे, ये तो है नहीं कि वहाँ जितने किसान बैठे हैं वह किसी पार्टी को किसी ने वोट नहीं करी। हर किसान ने किसी ना किसी पार्टी को वोट करी है। दूसरा भी ये कह रहे थे, ये कृषि सुधारों की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये मोदी जी, पिछले इलेक्शनों में हमारा ये एजेंडा था, इस मुद्दे पे किसानों ने वोट दी और 303 सीटें दे दी। ये गलत बात बोल रहे हैं। इन कृषि कानूनों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा गया था। अरुणव गोस्वामी की व्हाट्सएप घोषणा पत्र पढ़ लो भाई। अरे आप सुन लीजिए ना, अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट, फिर आप कहोगे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी, अरे फिर आपके बारे में भी ऐसी हर हर बात के ऊपर आप बोलने के, अब मैं बोल तो रहा हूँ भाई, बोलो आप। अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हो चुकी है। पुलवामा के ऊपर आपने पिछला इलेक्शन जीता था, ठीक है ना? आपने पिछला इलेक्शन कृषि कानूनों के ऊपर नहीं जीता था, ये गलत बोल रहे हैं। और फिर आप घोषणा पत्र छापना बंद कर दो अपना। अरे आप घोषणा पत्र छापिए, लेकिन आप बंद कर दो, मत छापा करो आप, क्योंकि आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब पंजेटा जी माहौल कैसे बनेगा? किसान कानून को लेकर के थोड़ा उस पर आ जाते हैं। अरे मेरे को आप टर्न बाय टर्न बोलने तो दे नहीं रहे हैं, मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो दूसरा ये बात कर रहे थे कि ये कृषि सुधार, अरे कृषि सुधार कैसे हो जाएगा जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी। आज तेल और खाद के, डीएपी के आप देखिए कितना उनके प्राइसेस हैं, उनका वेट कम कर दिया गया है कट्टों का, जो डीएपी के खाद के कट्टे हैं, और उनके प्राइसेस बढ़ा दिए हैं 1400 के, 1250 कट्टा 1400 का कर दिया है। आज आप तेल के दाम देख लीजिए, उल्टा किसान को, इनको सपोर्ट करने के लिए तेल पे सब्सिडी देनी चाहिए। आपके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, किसान कार्ड दे रखे हैं आपने सबको, क्यों नहीं आप किसान को डीजल सब्सिडी में देते? ये कथनी और करनी में आपका इतना फर्क क्यों है? आप बोलते कुछ है, करने में आपका कुछ निकलता है। दूसरा आपका ये था कि ये फसल बर्बाद, मैं इसके हक में नहीं हूँ, फसल बर्बाद नहीं करनी चाहिए किसान को अपनी, उसका किसान का ही नुकसान हो रहा है। लेकिन किसान जब अपनी आत्महत्या करने, अपनी जान देने तक पे मजबूर हो गया तो वो ऐसे कदम उठाता है, लेकिन उसको ये कदम नहीं उठाने चाहिए। अब फसल बर्बाद की बात आई तो मक्का बोने के ऊपर सरकार ने कहा था मक्का बोजिए। जब इन्होंने मक्का का, सरकार ने जो बीज दिया, अरे उसमें से कुछ निकला ही नहीं, 6-8 क्विंटल निकली, तब भी किसानों ने अपनी खड़ी फसल के ऊपर बहा के दूसरी फसल उगाई थी। ये भावांतर भरपाई योजना की बात कर रहे थे, कैसे सड़कों के ऊपर टमाटर गिरता है, कैसे सड़कों के ऊपर सब्जियां फेंकी जाती हैं। अगर भावांतर भरपाई योजना में कुछ मिल रहा होता किसानों को तो अपनी ऐसे सड़कों के ऊपर टमाटर और फसलें ना फेंकता किसान। ये सारी की सारी बातें आप गुमराह करने के लिए बोलते हो, जो धरातल पे सच्चाई है उससे आप कोसों दूर हो। दूसरा इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे ये कि इलेक्शनों के ऊपर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, इलेक्शन के ऊपर क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक और बात हुई जिक्र बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव तो ये बोल रहे थे कि 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। बच्चों आप किसकी सरकार बनाओगे जो 300 का सिलेंडर देगा या 600 का देगा? तब 600 का था, आज 800 का है। अरे वो तो पेट्रोल कितने का, 35 रुपए लीटर पेट्रोल की बात कर रहे थे। तो क्या 35 रुपए लीटर और आज 100 रुपए लीटर है? अब दे बाबा रामदेव जवाब, और दे ये लोग जवाब जो अब आंकड़े देते हैं। इनको मिलता होगा पेट्रोल, ठीक है, चलिए मिलता पेट्रोल। इनको राजेश दहिया जी 1.5 साल के लिए होल्ड, और इसके अलावा आपके एक साथ कमेटी बना करके वो इसका हल निकालेगी कि आपको क्या चाहिए। वो कमेटी के अंदर आपके ही तो नेता होंगे ना, या आपके ही प्रतिनिधि होंगे जो आपको मांगे रखनी है, या जो आप चाहते हैं कि कानून से जिससे आपका भला हो। क्योंकि इसके बाद भी तो एक कानून तो चाहिए ना कम से कम किसानों को, क्योंकि पुरानी व्यवस्था अगर इतनी अच्छी होती तो देश का किसान संपन्न होता। तो जो नया चाहते हैं उसको ऐड करवाते हुए इस बात पर क्यों राजी नहीं हो रहे हैं? आयुष जी, हमारे भाई प्रवीण जी ने कहा कि सरकार योजना लेती है,
पशुपालन में इसने कहा कि 1 रुपया देते हैं। इनको ये नहीं पता, जब हमारे यहाँ गांव में एक किसान एक भैंस रखता है, उसकी जो कटिया होती है, वो जो भैंस बढ़ती है तो उसकी जो कॉमर्शियल यूनिट बिजली कर देते हैं अत्रे साहब, उस बिल को ना उसको कॉमर्शियल में कर देते हैं। रही कई बात आपने MSP की, 1975 जो गेहूं है वो 1500 में बिक रहा है, बाजरा 1200 में बिक रहा है। सरकार MSP पे कोई फसल खरीद नहीं रही है, वो सिर्फ आपके घोंसले हैं। रही कही आपने कांग्रेस की और अपनी बात, जो आपका मैनिफेस्टो था वही अगर कांग्रेस का था वही आपका था, तो आप दोनों पार्टी एक ही हैं। मैंने आपसे दीपेंद्र से पहले मैंने बाबा रामदेव का जिक्र किया था, इसने ये कहा था कि 3 साल के लिए रख दो, और बाबा रामदेव तो आपका बहुत अच्छा आदमी है, वो तो प्रवक्ता भी है, और जो कहता है वो आपको उसको मानते भी है बीजेपी वाले, तो उसकी बात मान लो। मेरा फर्स्ट ऑप्शन था बाबा रामदेव, सेकंड था दीपेंद्र। जैसे हमारे एक प्रवक्ता ने कहा कि अटल बिहारी का नाम लिया, उससे पहले राजीव गांधी था, अटल बिहारी जी थे, उन्होंने जनता की किसानों की बात पर तवज्जो देकर बिल को वापस ले लिया था। ये हमारी जो सरकार है, ये बीजेपी वाली अब की बार है, ये हट पे आई हुई है। तो इसलिए अत्रे साहब, जैसे आपका मैनिफेस्टो आया था उसमें 15 लाख का जुमला आया था, तो हमने सोचा ये जो आपके वादे आए हैं ये जुमले हैं, लेकिन आपने उसको क्रियान्वित कर दिया और हमको सड़कों पर लाके बैठा दिया। अब आपने कही मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हूँ, तो आपको पता होगा जब हमको केस फाइल करते हैं तो जज साहब उसको कहते हैं लिबर्टी टू डिले कंडोन, दूसरा नोटिस इशूड, स्टे ग्रांटेड। अरे वो भी कर दो कि जो आपने बिल बनाया है वो उसमें गलती है, उसको रोक दो 3 साल के लिए, आगे कमेटी बैठा दो। रही बात हमारी कमेटी की, आपने कहा ये चंद किसान हैं जिनको किसान ही नहीं मानते आप, तो अगर आप यही कमेटी बनाएंगे तो फिर इस पे सवाल उठाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही है जो बाबा रामदेव ने कहा है कि इन कानून को 3 साल के लिए होल्ड कर दो और अगले मैनिफेस्टो में आप ये कानून रख दो। जो अगर आप मैनिफेस्टो में जीत जाते हो तो इम्प्लीमेंट कर दियो, नहीं तो दूसरी सरकार आएगी वो तो कर लेगी। तो आपको 1.5 साल से 1.5 साल बढ़ाने में क्या दिक्कत है? अब तो हमारी आपकी वार्ता नजदीक जाने के लिए होगी है, क्योंकि MSP तो आप कह ही रहे हो कानून अरे दैया साहब, अगर ये जीत कर आ गए और दोबारा से इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया तब किसानों का नुकसान नहीं होगा। सरकार बन गई तो दैया साहब, अगर ये कैसा ऑफर दे रहे हैं तो इसलिए दैया साहब, ये कैसा ऑफर आप दे रहे हैं? अगर ये जीत गए, और दोबारा से ये यही कानून इंप्लीमेंट कर देंगे तब किसानों का नुकसान नहीं होगा। रहता है अगर सरकार इस देश के अंदर जितने वोट पक्ष में पड़ते हैं कोई राजी तो नहीं है, जनता अगर और प्रोपोर्शन कितना रहता है विपक्ष वालों का, थोड़ा उनका भी ख्याल कर लिया करिए भाई। जिन्होंने विपक्ष में डाले, पता चला सत्ता पक्ष वाले ऐसे हो गए और फिर दोबारा से आकर के इसी कानून को वो कहेंगे कि नहीं अब तो आपने कहा था चूंकि हम लागू करेंगे इसको। ऐसा प्रपोजल मत दीजिए दैया साहब। और अगर इतना आश्वस्त हैं कि किसान इनके ही अगेंस्ट वोट करेगा, ये हार ही जाएंगे, तब तो फिर आंदोलन के क्या मायने हैं? आपको तो पता है ना कि इनको हारना ही है। 1.5 साल के लिए होल्ड करवा लीजिए, 1.5 साल जो व्यवस्था चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिए, अगली बार जवाब दे दीजिए इनको, अगर इतना आश्वस्त हैं आप तो। दैया साहब थोड़ा प्रपोजल सोच समझ के बनाइए। चलिए प्रवीण अत्रे जी। प्रवीण अत्रे जी। आयुष, ऐसा है कई सवाल कर दिए हैं तीनों मित्रों ने, तो मुझे सबके जवाब देने होंगे, कोशिश करूंगा जल्दी दूं, लेकिन वक्त जरूर दे दीजिएगा। मैं शुरुआत दैया जी से ही करता हूं। देखिए, एक बात तो यहाँ पे ये हुई कि दैया जी ये कह रहे हैं कि आप 3 साल के लिए इनको स्थगित कर दीजिए, सरकार ने 1.5 साल का प्रस्ताव दिया है। तो दैया जी, अगर आप किसान नेता हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। अगर आप अपने नेता जो सरकार से वार्ता के लिए जाते हैं, आप उनको बोलिए कि ये प्रपोजल सरकार के सामने रख दें कि साहब हम 1.5 साल के लिए 3 साल के लिए स्थगित करने के लिए तैयार है, हमसे वार्ता कीजिए। और मैं इस बात पे दावा करता हूं, आप ये जैसे ही प्रपोजल रखेंगे सरकार वार्ता करेगी, वहां पे डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 साल का है, सरकार 1.5 साल कह रही है, जो भी म्यूचुअली डिसाइड होगा वहां डिसाइड हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने नेताओं से ये बात जरूर करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब अगर 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया तो 1.5 साल बाद कौन इनसे बात करेगा। हालांकि जवाब आप ही ने दे दिया था कि भाई 2024 में चुनाव आने, अगर आपको लगता है कि किसानों के हित में नहीं है तो किसान हमारे खिलाफ वोट कर देगा, हमें सत्ता से बाहर कर देगा, जो नई सरकार आएगी वो इनको रद्द कर देगी। आपको चिंता किस बात की है? आप होने दीजिए। लेकिन सच्चाई ये आयुष कि ये कानून अगर लागू हो गए तो इन विपक्षी दलों का नाम लेवा नहीं बचेगा। मैं गारंटी करता हूं, किसानों को जब इसके फायदे मिलने शुरू हुए, इन विपक्षी दलों को कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए नहीं चाहते ये तो ये सारा देश उजड़ जाएगा। चाहते हैं। मैं समझ कर रहा हूं, आप कांग्रेस के भाई ने एक बात कही थी, अरे कांग्रेस के भाई सुन लीजिए। गर्ग साहब देखिए, गर्ग साहब शांति से सुन लीजिए। गर्ग साहब देखिए, सब लोग बोलने लग जाते हैं एक दूसरे के बीच। सुन लीजिए, मुझे पता दर्द हुआ है, गर्ग साहब मुझे पता दर्द हुआ है, लेकिन सुन लीजिए भाई। तो ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती है बजरंग दास गर्ग जी? मैं यही तो कह रहा हूं ना भाई, विपक्ष में
बैठे हैं तो सत्ता में तो आएंगे ना आप भी गर्ग साहब। ऐसी कौन सी विपक्षी पार्टी जो सत्ता में नहीं आना चाहती? तो बढ़िया है बजरंग दास गर्ग जी, ये तो बहुत बढ़िया है कि ये इतना गलत कर रहे हैं तो आपके ऊपर जनता भरोसा कर लेगी। इसमें बताने की क्या जरूरत है कि देश के अंदर ऐसा हो जाएगा? भाई देश समझ रहा है, जनता समझदार है, जनता सब देख रही है, जनता समझदार है, जनता देख रही है। इनसे नाराज होगी तो इनको वोट कभी नहीं देगी। गर्ग साहब इनसे नाराजगी होगी तो इनको वोट कभी नहीं देगी। अब उनको अपना पक्ष रख लेने दीजिए गर्ग साहब। देखिए मैंने आपको पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा समय दिया है गर्ग साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सुनेंगे। मैंने आपको सबसे ज्यादा समय दिया, अब आप सुन लें, थोड़ा सा सुने थोड़ा सा सुन ले। आप देखिए बजरंग दास गर्ग ने बोला कि अडानी और अंबानी ने जो गोडाउन पहले ही बना लिए उनको पता था। साहब यूपीए सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ 2006 में समझौता किया था ये कि एफसीआई के बिहाव पे अडानी जो है वो स्टोरेज करेगा, 28 रुपए प्रति बोरी साल का उसको किराया मिलेगा। ये समझौता तो आप करते थे। ये समझौता किया था क्या? क्या आप एडवांस में किसान की फसल खरीदोगे? ये समझौता किया था क्या? स्टॉक सीमा हटा देंगे, स्टॉक सीमा हटाकर आप बड़े बड़े भंडार के अंदर ये दुकानें स्टोरेज करोगे, जमाखोरी बढ़ाओगे। ये समझौता किया था क्या? एक लाइन तो दिखा दो हमने कोई समझौता किया। अरे भाई आप गुमराह करते हो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, मैं दावा करता हूँ, आप चलिए गर्ग साहब चैलेंज कर दीजिएगा प्रवीण अत्रे जी को, ठीक है? और प्रवीण अत्रे जी अगली बार भाई पूरे कागज लेके बैठेंगे यहाँ पर, वो पूरे कागज लेकर के बैठेंगे, दिखाएंगे, हम लोग जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए ये था आपका एग्रीमेंट, लेकिन सुन लीजिए, बात सुनिए। देखिए एक बात और गर्ग साहब ने कही, गर्ग साहब ने ये कहा, अरे भाई चुप हो जाओ यार, अब तो ज्यादा हो गया भाई। ठीक है गर्ग साहब अगली बार लेके आइएगा, अभी हम लोग चर्चा तो रोज करते हैं ना। गर्ग साहब आप कल की चर्चा में, परसों की चर्चा में जब भी आए उस कागज को जरूर लेकर के आए, प्रवीण अत्रे जी भी आएंगे। ठीक है प्रवीण जी को बात कंप्लीट करने दें गर्ग साहब। देखिए एक बात और इन्होंने कही कि जब किसान नहीं चाहता तो आप कानून क्यों लागू करना चाहते हो? देखिए भाई किसान ने तो 6,000 रुपए प्रति साल ये भी नहीं मांगा था, किसान ने नहीं तो कहा नहीं था कि हमें 6,000 रुपए प्रति वर्ष दीजिए, तब तो वो भी तो सरकार ने दिए ही है ना। अरे मुझे एक बात बताइए कि जब हम घोषणा पत्र में वायदा कर रहे हैं कि हमें आप वोट दीजिए, हम सत्ता में आएंगे तो हम कृषि सुधार करेंगे ये वाले, और हमारे ऊपर किसान भाइयों ने विश्वास किया तो हमने उसको लागू किया। अब मैं बात करूंगा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भाई की। अरे सुनिए भाई, फिर तकलीफ होने लगी आपको। अब सुनिए, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने गैस सिलेंडर का जिक्र किया। अरे भाई बजरंग जी बहुत हो गया, शैलजा जी ने आपकी हाजिरी लगा ली है, कृपया मुझे बोल लेने दीजिए, बहुत हो गया। अब देखिए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने गैस सिलेंडर का जिक्र किया। देखिए होता क्या होता है, अपनी हाजिरी लगवाने के लिए चाहे झूठ बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन ये लगे भी मैं कुछ बोल के आया हूँ। भाई आपने रेट देखे होंगे सिलेंडर के, 2013 में 1,021 रुपए का था, 2014 में 1,241 रुपए का था, 2012 में 922 रुपए का था, 2011 में 870 रुपए का था, लेकिन 2015 में कितने का हुआ? 606 रुपए का। 2016 में कितने का हुआ? 584 रुपए का। आज कितने का? 719 रुपए का। अब मुझे बताइए कि हमने कम रेट रखे सिलेंडर के या कांग्रेस के टाइम में कम थे? उसके बाद इन्होंने कहा साहब आपने तो मक्का बीजने के लिए भी कहा था। मुख्यमंत्री जी ने मेरा पानी मेरी विरासत एक योजना की घोषणा की, टारगेट रखा 1 लाख एकड़। किसान भाइयों से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि वो धान की बजाय दूसरी फसल लगाए। उसके लिए स्कीम में 7,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान किसान भाइयों को देने की बात है, उसमें बीज देने की बात है। आपको जान के हैरानी होगी आयुष, 1,27,000 हेक्टेयर किसान भाइयों ने खुद आके सामने आके कहा कि हम इस धरती में धान की बजाय दूसरी फसल लगाएंगे क्योंकि पानी नीचे नहीं है, और अगर यही स्थिति रही, धान ऐसे लगता रहा, 10 साल बाद पानी नहीं मिलेगा। जिस योजना को किसान भाई वॉलंटरी इतना कामयाब कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ऐतराज जता रहे हैं। फिर उन्होंने एक बात और जिक्र की, मोदी साहब का जिक्र किया कि जब वो प्रदेश के मुख्य साहब, एक तो पूरी चर्चा नहीं सुनते। जब मैं फूड सिक्योरिटी बिल की चर्चा कर रहा हूँ, खाद्य सुरक्षा अधिनियम की चर्चा कर रहा हूँ, जिसके अंदर सरकार ने लिखित में क्या रखा है कि किसान का खाद्यान्न एमएसपी पे खरीदेंगे, वो कानूनी तो हुआ, और भाई वो बना 2013-14 में। तो साहब मोदी जी ने जब बात कही थी, उसके बाद वो फूड सिक्योरिटी बिल में आ गई बात। उसके बाद किस बात की तकलीफ आपको? मुझे ये समझ में नहीं आया। और इसके अलावा देखिए, मैं सोशल मीडिया की बात यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं केवल एक बात कहूंगा, ये जो तीनों कानून है ये ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। किसान भाइयों के पास ये अधिकार है, चाहे तो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से खेती करें, चाहे तो वो इन कानूनों के हिसाब से कर लें, उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, चाहे तो ना करें।
चाहे तो सरकारी मंडी में बेचे, चाहे तो देश में कहीं भी बेचे, ये उनको एक ऑप्शन दिया गया है। और जब किसान भाइयों के पास ये ऑप्शन है तो मेरा मित्रों से निवेदन है, उनको इनका लाभ ले लेने दो। अगर किसान भाइयों को इसका फायदा हो, चलिए एक एक करके गर्ग साहब बहुत शार्प में रिएक्शन दीजिएगा। पंजेटा जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। बजरंग दास गर्ग साहब, आप किसान भाइयों के फायदे के बीच में आने में मत आइए, उनको लाभ लेने दीजिए। वो देश में भी कहीं भी अपना राज लेने बात की है, उनको फायदा की बात थी। अगर लाभ होगा नहीं लाभ होगा तो फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देवे, जमाखोरी को बढ़ावा दे, और जहाँ तक की भैया आप पहले एक बार देख तो लीजिए कि इसका फायदा है। जब अगर आपको लगेगा फायदा नहीं है, किसान अगर किसान भाइयों को इनसे फायदा ना हुआ तो आप यहाँ इससे किसान बर्बाद होगा, आरती बर्बाद होगा, कोई सुधार बिल नहीं लाए। आपको किसान भाइयों का नुकसान कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए स्कीम जारी है, उनको फायदा लेने दो। हम तो उनके लिए फाइट कर रहे हैं। नहीं, आप एक बार उनको फायदा लेने दो, पता लग जाएगा। एक साल में पता लग जाएगा फायदा नुकसान, 2 साल में पता लग जाएगा फायदा नुकसान। इसके बाद मैं भी आप दिल्ली की थोड़ी जाएगी, उल्टा चोर को डांटे। आप किसानों की जमीनों पर, उसकी फसल के ऊपर, जो अनाज का व्यापार के ऊपर, जैसे खुदरा व्यापार है, सब्जी। चलिए पंजेटा जी क्या कहना चाह रहे हैं बहुत शार्पली। पंजेटा जी। आयुष जी ये इतना ज्यादा ये बोल रहे हैं, बजरंग दास जी सुन लीजिए बजरंग दास जी, ये इतना ज्यादा जो बोल रहे हैं तो ये क्यों कहते थे ये किसानों को समझाने से नहीं मानेंगे, इनको बहकाना पड़ेगा। अपनी ये जो मीटिंग करते हैं ये तो चौधरी देवीलाल बहकाना पड़ेगा। वजन पंजेटा जी एक बार समझ लीजिएगा, चौधरी देवीलाल कहा करते थे लोग समझाने से नहीं समझते, बहकाना पड़ता है। ये आपको पता ही होगा, कम से कम अपने। चलिए ठीक है, अब इसे आरोप प्रत्यारोप के साथ चर्चा मुझे यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बड़ा सवाल आज भी वही बरकरार कि आखिर कैसे इसका रास्ता निकलेगा, और सवाल इस बात का भी है कि क्या मौजूदा दौर के अंदर बातचीत का कोई माहौल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।